ये है 2010 का एक लैपटॉप। ये है 2020 का लैपटॉप। जो काम आप इस लैपटॉप में कर सकते हो वो सारे काम आप इस लैपटॉप में भी कर सकते हो। हाँ, माना कि इसकी स्पीड इसके मुकाबले केवल 20% ही होगी, लेकिन फिर भी 2010 के लैपटॉप आज भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यूजेबल है। वहीं पर अगर मैं 2010 के किसी फोन का नाम लूं तो शायद आपको वो नाम याद भी नहीं रहेगा। इवन आप अपने आसपास 2015 से पहले का एक भी फोन नहीं देख रहे होगे। रीजन, 5 साल पहले जो फोन्स आ रहे थे वहां पर जो परफॉर्मेंस है और आज के जो फोन्स आ रहे हैं उनमें ज़मीन और आसमान का अंतर हो चुका है। जैसे इस केस में अगर परफॉर्मेंस 10 गुनी हुई है तो इस केस के अंदर परफॉर्मेंस 200 से 300 गुनी हो चुकी है। और ये जो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है ये पूरा बेस्ड है x86 आर्किटेक्चर पर, और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये बेस्ड है ARM के कॉर्टेक्स आर्किटेक्चर पर। सबसे पहले जिन लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, x86 इंटेल का बनाया हुआ आर्किटेक्चर है और ARM एक कंपनी है जो कॉर्टेक्स नाम से अपने आर्किटेक्चर को बनाती है। x86 में बेसिकली देखो होता क्या है कि आपके प्रोसेसर के अंदर मान लो 8 कोर हैं, वो सारे के सारे कोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर चलेंगे। चाहे आप उस पर कैलकुलेटर यूज करो तब भी सारे के सारे कोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर चल रहे होंगे, या फिर आप उसमें हैवी गेमिंग करो। लेकिन वहीं पर अगर हम ARM के आर्किटेक्चर की बात करें तो वो अलग अलग डिवाइडेड होता है। जैसे 8 कोर का प्रोसेसर है तो उसमें 4 कोर आपके परफॉर्मेंस के होंगे, 4 कोर एफिशिएंसी के। जब आप कैलकुलेटर या वेब ब्राउजिंग वगैरह करोगे तो आपकी एफिशिएंसी कोर एक्टिव रहेगी। वहीं पर जब आप उसमें गेमिंग वगैरह कोई हैवी टास्क करोगे तब आपके परफॉर्मेंस कोर एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर इंटेल या AMD जो भी चिप्स बना रहे हैं वो x86 पर बनता है, और आपके दूसरे जितने भी मोबाइल प्रोसेसर्स हैं, चाहे वो एप्पल बना रहा हो, चाहे सैमसंग बना रहा हो, मीडियाटेक बना रहा हो, क्वालकॉम बना रहा हो, सब के सब ARM के ऊपर बेस्ड हैं। अब थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो x86 जो आपको परफॉर्मेंस दे सकता है वो ARM अभी आपको नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी कंज्यूमर लेवल पर आपको काम करना है वो 99% ARM फुलफिल कर देता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल आप एप्पल के साथ देख सकते हो। इसके जितने भी मैकबुक्स वगैरह आ रहे हैं सब के सब ARM पर ही बेस्ड हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कहीं से भी कम नहीं हुई। इवन अगर परफॉर्मेंस पर वॉट की बात करें तो वो x86 से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो जैसा कि हमने अभी ये क्लियर करा कि x86 की परफॉर्मेंस जंप जो है साल दर साल उतनी नहीं हो रही, लेकिन ARM की बहुत ज्यादा हो रही है। मे बी फ्यूचर में वो x86 को पीछे भी कर देगा जिस हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है, और शायद यही वो रीजन है कि वो ARM के ऊपर आना चाह रहा है। वो लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार फेल हो जा रहा है। एप्पल ने उसे बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन विंडोज ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? रीजन नंबर 1, अडेप्टेशन। कई बार हमारे पास जब आप ऐसे फील्ड में जाओगे आपको पता चलेगा कि कंपनीज जो है वो एम्प्लॉयज के ऊपर या इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करा जाता है जो नॉर्मल पब्लिक अगर बाहर से देखेगी तो उसे लगेगा कि यार ये फालतू का खर्चा है, इतना पैसा क्यों? लेकिन एक इंडस्ट्री के लिए वो स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंपनी का तरीका है कैसे एक स्टेप आने वाली जो दिक्कतें हैं उनको खत्म कर सकता है। उन दिक्कतों की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती वहां पर जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है या टाइम लगता उसको ओवरकम करने के लिए पहले पैसा और टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करा जाता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर जो ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हम कंपनीज को रिप्लेस कर देंगे टाइप्स ऑफ मार्केट से, और एम्प्लॉयज को हम रिप्लेस कर देंगे अलग अलग यूजर्स से। टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर एक मार्केट आता है कंज्यूमर मार्केट, और यहाँ पर विंडोज के लिए चीजें काफी ज्यादा बोरिंग हो रही हैं। लेकिन वहीं पर हम इंडस्ट्रियल मार्केट या बिजनेस मार्केट की बात करें तो वहां पर विंडोज का ना बदलना उनके लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब इतने अच्छे से कुछ क्लियर नहीं हुआ, हो जाएगा। रीजन नंबर 2 में चेंज इन इंडस्ट्रीज। अब सोचो कि इस पूरी दुनिया का जो एवोल्यूशन है वो किस वजह से हुआ? इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस की वजह से। इंडस्ट्रीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन मतलब सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर जितने भी रोबोट्स हैं उनमें से 85% ऐसे होंगे जो विंडोज के ऊपर चल रहे होंगे। रीजन, विंडोज दुनिया भर में अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है। हर कोई बचपन से अगर कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो विंडोज से ही शुरुआत करता है। इसीलिए कंपनीज भी चाहती हैं कि वो जितने भी अपने सिस्टम्स रखें वहां पर जो भी सॉफ्टवेयर का काम हो वो ज्यादा से ज्यादा विंडोज पर रहे, ताकि जब नई हायरिंग होगी जो उसे ऑपरेट कर रहा होगा उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सिखाना नहीं पड़ेगा। मतलब सिखाने के अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चांसेस है कि वो विंडोज यूज करके आया होगा। चलो ये तो हमें समझ में आ गया, और हमें पता भी था कि हर जगह ज्यादातर विंडोज ही यूज होता है। लेकिन अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि चेंज इन इंडस्ट्री का क्या मतलब है। तो इसके लिए हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। मान लो मेरी एक कंपनी है जहां पर
अलग अलग देशों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब के सब एक जगह जुड़े रहें। मतलब एक मेन हमारा सर्वर होगा जहां पर मान लो किसी ने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, वो उस सर्वर के ऊपर अपलोड कर देगा। अब मेरी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें से जो चाहे वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर इन अलग अलग कंट्रीज के इन अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ जोड़े रखने के लिए हमें सर्वर की तो जरूरत है ही, लेकिन इन सब की उस सर्वर से बात कराने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। अब मान लो मैंने ये कंपनी 2015 में स्टार्ट करी थी। उस टाइम पर हमने जितने भी कंप्यूटर्स लिए थे वहां पर विंडोज 8 था। तो मैं एक कंपनी के पास गया कि भाई एक काम करो, हमारे पास एक सर्वर है, उससे हमारे सारे कंप्यूटर से बात कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दो। उन्होंने विंडोज 8 के हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, हमारा काम चल रहा है। अब यहाँ पर विंडोज को अपग्रेड करने का मतलब क्या होगा कि हमें पहले उस सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करवाना पड़ेगा। चलो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता रहेगा, वो उन लोगों की सिरदर्दी है, हमें अभी कुछ नहीं कर रहा, हमारा काम चल रहा है, लेकिन हमें अपने विंडोज को तो अपग्रेड करवाना पड़ेगा। अब मेरी कंपनी के ऑफिसेज दुनिया भर में है, वहां पर कितने सारे कंप्यूटर्स होंगे, मान लो सबके अंदर करवाने में जो भी हमारा प्रोसीजर है कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। अब उस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया हमारे नए विंडोज के हिसाब से। अब वो सॉफ्टवेयर मुझे इन सारे ही कंप्यूटर्स में भी डालना है, इसे भी दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी करना कुल मिलाकर धीरे धीरे करके कंपनीज में अपने हिसाब से काम होता है। 1 महीना यहाँ पर भी लग गया। अब हमारे पास नई विंडोज आ गई, नया सॉफ्टवेयर आ गया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर शायद कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी करी हो, कुछ अपग्रेड करा हो। तब यहाँ पर वो नया सॉफ्टवेयर वो ट्रेनर सीखेगा जो बाकी सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करने वाला है। मान लो 15-20 दिन वहां पर लग गए। अब वो ट्रेनर जो है वो पूरे जितने भी लोग हैं उन सबको सिखाएगा, और यहाँ पर हमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। किसी का एज ग्रुप कम है, किसी का IQ कम है, किसी का कुछ कम है। उस हिसाब से मान लेते हैं सबको सिखाने में 3 महीने लग गए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5-5.5 महीने लग गए पूरे सिस्टम को चेंज करने में। इसके बाद भी जो बंदा पहले 1 घंटे के अंदर मान लो 100 एंट्रीज करा करता था, अब वो 1 घंटे के अंदर 60-70 एंट्रीज कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि नई विंडोज जो है उसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है, उसमें फंक्शंस चेंज हो चुके हैं, नए सॉफ्टवेयर के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो उसने सीख तो लिए हैं, लेकिन अब जिस स्पीड से वो पहले काम करता था वैसे स्पीड में आने में अभी उसे टाइम लग जाएगा। तो एफिशिएंसी लोगों की कम हो गई। अब लगा लो कोई भी एक बड़ी कंपनी जिसमें एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर 5.5 महीना छोड़ो, अगर 5.5 दिन के लिए भी काम रुक गया ना तो पूरी कंपनी की ऐसी तैसी हो जाएगी। और साथ ही साथ जब मैंने 2015 में माइक्रोसॉफ्ट से सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदे थे तब उन्होंने ये लाइसेंस भी दिया था हमें कि हम आपको 10 साल तक सर्विस देंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स या जिस भी तरह के अपडेट्स आएंगे, क्योंकि OS के अंदर ऑटोमेटिकली जब हम काम करेंगे तो बग्स भी आएंगे, उनको भी कोई लूप होल ना रह जाए वो सारे फिक्स करना माइक्रोसॉफ्ट का ही काम है। तो उन्हें लगातार उस पुराने प्रोडक्ट पर भी काम करना है। तो इसी वजह से जिस हिसाब से हम कह देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट चीजों को चेंज नहीं कर रहा, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं ला रहा, तो उसके लिए ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पॉइंट नंबर 3, चिकन एंड एग प्रॉब्लम। सी, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनीज का माई बाप होता है डेवलपर्स। तो अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड करता है कि चलो एक काम करते हैं, विंडोज को ARM के ऊपर लेकर आते हैं। ARM के ऊपर लाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो ARM के ऊपर चलने चाहिए। तो वो डेवलपर्स के पास जाता है कि बोलता है भाई एक काम करो यार, हम ARM के ऊपर आना चाहते हैं, जो भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे अपने ARM के ऊपर ऑप्टिमाइज कर दो। डेवलपर का यहाँ पर सवाल ये होगा कि भाई हम ऐसा क्यों करें? अभी मार्केट के अंदर ऐसा कौन सा हार्डवेयर है तुम्हारा जो बिक रहा हो, जो लोग खरीद रहे हो? अगर लोग ARM के ऊपर चलने वाली मशीन को खरीदेंगे तभी तो वो उनके सॉफ्टवेयर को भी यूज करेंगे। अगर ऐसा कोई पोटेंशियल हार्डवेयर मार्केट के अंदर मौजूद ही नहीं है तो वो अपने सॉफ्टवेयर्स को क्यों ही बनाएं, मतलब क्यों ही ऑप्टिमाइज करें? बात बिल्कुल सही है, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कोई क्यों ही बनाएगा? दूसरी बात, जब यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स ही नहीं है तो यहाँ पर कंज्यूमर बनेगा ही कैसे? HP, डेल, Asus ये ऐसे कंप्यूटर्स को क्यों बनाएंगे जिसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है? जब उन्हें पता है कि लोग खरीदेंगे ही नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर नहीं बनेगा। और हार्डवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक चिकन एग वाली प्रॉब्लम है जहां पर विंडोज फंसा हुआ है। रीजन नंबर 4, प्रॉब्लम विद x86। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो सारा का सारा बिजनेस, इंडस्ट्रियल मार्केट से आता है। खुश कौन नहीं है? कंज्यूमर मार्केट। वहां पर चीजें एक्साइटिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग एक्साइटिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम उन्हें भी कोई खास नहीं है, बस उन्हें एक प्रॉब्लम है कि वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है जितना मैक बढ़ रहा है, जितना एप्पल बढ़ रहा है। साथ ही साथ एप्पल की जो मेन खास बात है
वो है उसके अपने सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पर ये एक 5 मिनट की 4K क्लिप है, इसे मैं H.264 में रेंडर करना चाह रहा हूँ। मैं विंडोज के अंदर प्रीमियर प्रो के अंदर रेंडर करता हूँ, मुझे यहाँ पर टाइम लग रहा है 20 मिनट का। अब इसी चीज को मैं मैक के अंदर लेकर आता हूँ, FCPX के अंदर रेंडर करता हूँ, यहाँ पर टाइम लग रहा है 5 से 6 मिनट। ऐसे में सबको ही लग सकता है कि भाई क्या खतरनाक परफॉर्मेंस है, लेकिन अब मैं इसी फुटेज को मैक के अंदर ही प्रीमियर प्रो के अंदर अगर मैं रेंडर करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट आता है 16 से 17 मिनट। तो यहाँ पर जितना दिख रहा है परफॉर्मेंस में उतना भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एप्पल के जो खुद के सॉफ्टवेयर हैं वो इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हैं कि दूसरे सारी चीजों को वो तबाह कर देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विंडोज को जो यूज कर रहा है आज के टाइम में उसमें ऐसी भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई है कि विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट को कुछ बहुत ही बड़ा एकदम से स्टेप लेना पड़ जाए, एकदम से जल्दबाजी करनी पड़ जाए कि चेंज करो चेंज करो चेंज करो। अब यहाँ पर आपका सवाल आ रहा होगा कि भाई एप्पल ने ये चीज इतनी आसानी से कैसे कर ली, ये जो ट्रांजिशन हुआ बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला और इतना स्मूथली हो गया, हाउ? तो उसका पहला रीजन है एप्पल इज अ स्मॉल कंपनी। वेट, ऐसे नहीं, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, पर यूनिट के हिसाब से देखो। अगर हम विकिपीडिया की माने तो यहाँ पर हर एक मैक के ऊपर 6 पीसी सेल होते हैं और ये कंज्यूमर मार्केट के लिए है। 9 मैक के हिसाब से इंडस्ट्रियल यूज की अगर हम बात करें तो वहां पर एक मैक के ऊपर 150 से 200 पीसीज बिकते हैं। तो पर यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें ना तो एप्पल एक छोटी कंपनी है और जितनी चीजें छोटी होंगी उसको मैनेज करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। रीजन नंबर 2, एप्पल इज फॉर कंज्यूमर मार्केट। एप्पल के जो मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स हैं वो कंज्यूमर मार्केट के अंदर हैं। मेरे और आपके जैसे लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और जहां पर भी कंज्यूमर मार्केट आ जाता है वहां पर कंपनी की डोमिनेंस बढ़ जाती है और जहां पर मोनोपोली आ जाए वो तो फिर अलग ही बात हो जाती है। एप्पल के केस में क्या है, वो हमेशा डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि उसने मोनोपोली चला रखी है। जिसको एप्पल लेना है वो एप्पल ही लेगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से एप्पल के पास ये हिम्मत आ जाती है कि वो चीजों को चेंज करेगा, कह देगा कि भाई हम चेंज करने जा रहे हैं, तुमको एक्सेप्ट है तो ठीक, नहीं है तो कहीं और जाओ। सिंपल सी बात है। फोन में से हेडफोन जैक्स हटा दिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर सकते हैं। फोन के डब्बे में से चार्जर निकाल दिया, लोगों ने मजाक उड़ाया, कंपनीज ने मजाक उड़ाया, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या आया? तो अब विंडोज के इतने सारे फेलियर्स के बाद दोबारा से क्यों, फिर से विंडोज क्यों ट्राई कर रहा है और इस बार तो अच्छा खासा पैसा भी लगा रहा है? क्यों? रीजन है थ्रेट। एक कंपनी जिसका फाउंडर दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, वो कंपनी एक बार ऐलान करती है कि हमारा ये प्रोडक्ट हमारा लास्ट प्रोडक्ट रहेगा, हम इसी के ऊपर काम करते रहेंगे और इसी को अपग्रेड करते रहेंगे। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के लिए अपनी बात को गलत साबित करना और विंडोज 11 को लॉन्च करना उनके थ्रेट को दिखाता है कि वो कितना डरे हुए हैं। विंडोज 11 कंप्लीटली इस तरीके से ऑप्टिमाइज करा गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि वो ARM और x86 दोनों पर चल सके। अगर इन्हें ARM पर स्विच नहीं करना होता तो डेफिनेटली ये लोग विंडोज 11 को नहीं लाने वाले थे। तो इन्हें डर किस बात का है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि x86 अभी परफॉर्मेंस में ऊपर है, लेकिन जिस तरीके से ARM आगे बढ़ रहा है फ्यूचर में शायद वो x86 से आगे भी निकल जाएगा। और 1 से 2 साल पहले ये चीज केवल थियरी के अंदर थी, लोगों को लग रहा था कि फोन्स काफी फास्ट हैं लेकिन कंप्यूटर्स के मुकाबले यार अभी नहीं पहुंच पाएंगे उस लेवल तक। लेकिन एप्पल ने ऐसा करके दिखा दिया। जिस तरीके से एप्पल सिलिकॉन काम कर रहा है, जिस तरीके से M1 Pro M1 Ultra आए हैं ना, उन्होंने जिस तरीके से x86 को कंपटीशन दिया है, इस वजह से वो थ्योरी जो थी वो प्रैक्टिकली एप्पल ने करके दिखा दिया कि हाँ फ्यूचर में ARM x86 से आगे निकल सकता है। तो अगर ऐसा हुआ फिर x86 का क्या होगा? यह है पहला डर। दूसरा डर, अगर ऐसा हो गया तो कंज्यूमर मार्केट जो है ना वो पूरा का पूरा ARM के ऊपर शिफ्ट होने लग जाएगा। अगर गलती से गूगल ने अपने गूगल क्रोम OS को बहुत तगड़े से ऑप्टिमाइज कर दिया, एक डेस्कटॉप लेवल का बना दिया, तो वो बेसिकली ARM के ऊपर ही चलेगा। कंज्यूमर मार्केट कहीं ना कहीं एप्पल और क्रोम OS के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, विंडोज का दबदबा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने यह बताया कि कंज्यूमर मार्केट माइक्रोसॉफ्ट का मेन पॉइंट है ही नहीं, वो यहाँ से पैसे कमाता ही नहीं है, उसका मेन बिजनेस आता है इंडस्ट्रीज से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन कंपनीज से जो बिजनेस मिलता है माइक्रोसॉफ्ट को, उस बिजनेस को लेने के लिए उनका मेन ऑडियंस होती है कंज्यूमर मार्केट। इंडस्ट्रीज विंडोज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि
सारे लोग कहीं ना कहीं विंडोज यूज करके आते हैं, और विंडोज क्योंकि वो लोग यूज करके आए हैं तो ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर कंज्यूमर मार्केट के अंदर से ही विंडोज खत्म हो गया तो इंडस्ट्रीज के पास क्या रीजन बच जाएगा कि वो विंडोज के ऊपर जाएं? वो किसी थर्ड पार्टी ओएस के ऊपर जा सकते हैं। तो इस वजह से कंज्यूमर मार्केट के अंदर उनका दबदबा बना रहे, इस वजह से भले ही उनका ये जो नया प्रोजेक्ट है वो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट होगा, अच्छे खासे पैसे बर्बाद होंगे उनके, लेकिन फिर भी पहला उन्हें चिकन एग प्रॉब्लम को दूर करना है, दूसरा उन्हें कंज्यूमर मार्केट में बने रहना है। इस वजह से वो लोग आर्म को लेकर आ रहे हैं। तो क्या आर्म के आने के बाद x86 बंद हो जाएगा? नहीं, मैंने आपको बताया है विंडोज 11 बनाया ऐसे है कि दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बराबर तरीके से काम करे। तो मेरा क्या थॉट्स है इस सारी चीजों के ऊपर, क्या होगा विंडोज का फ्यूचर? हमने प्रैक्टिकल तो देख ही लिया है कि आर्म के ऊपर बढ़िया तरीके से चीजें काम कर रही हैं, और क्योंकि एप्पल की वजह से बहुत सारे लोगों ने आर्म के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज कर लिया है। अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब के सब आर्म के ऊपर चलने के लिए ऑप्टिमाइज कर दिए गए हैं। अब थोड़ा बहुत ट्विक करके जो आर्म के ऊपर विंडोज आएगा उसमें भी चलाया जा सकता है। तो डेवलपर्स को अब उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी जितनी पहले करनी थी। तो इस वजह से शायद इस बार विंडोज सक्सेसफुल हो जाएगा आर्म के ऊपर ट्रांजिशन करने में। और जब एक बार ये ट्रांजिशन हो गया और उसने एप्पल के बराबर नहीं लेकिन उसके आसपास भी परफॉर्मेंस दे दी ना, तो भी मार्केट दोबारा से वैसा हो जाएगा जब मैक इंटेल के ऊपर आया करता था। मतलब वही एक मैक के ऊपर 6 से 7 पीसीज बिका करेंगे, और जैसा मार्केट में अब चल रहा है और जैसा आज से 2 साल पहले मार्केट था वैसा ही कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी हो जाएगा। बाकी अभी तक की अगर हम बात करें तो विंडोज 11 ऐसा कोई खास सक्सेसफुल नहीं रहा है। और आपको अभी तक क्या लग रहा है जो मैंने पॉइंट्स बताए उसके अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि विंडोज आर्म के ऊपर इस बार ट्रांजिशन कर लेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।